हेलो एवरीवन। तो अगर आपको भी लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको क्लास 6 टू 10th की एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़नी होती है, तो ये आपका बहुत ही गलत आपकी सोच बनी हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं करना होता है। इससे आपका बहुत सारा टाइम और एफर्ट वेस्ट में चला जाता है, क्योंकि 6 से लेकर 10th तक की सारी एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ने की जरूरत नहीं होती। डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक्स कितने अच्छे थे स्कूल के टाइम के ऊपर। तो उसी के ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट बुक्स और रिसोर्सेज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे प्री और मेंस में, सारे जीएस वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर, जीएस 1 2 3 4 जो आपके 4 पेपर्स होते हैं मेंस में। और ऐसे बुक लिस्ट की बात करेंगे जो आपके प्री में भी सेम बुक लिस्ट आपके काम कर जाएगी। मतलब मेंस में जो आप बुक्स पढ़ रहे हो उसी से आप प्री की भी तैयारी कर सकते हो। प्री के लिए कोई अलग से बुक लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो वीडियो को पॉज करके यहाँ से मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। ये सारे बेसिक डिटेल्स है मेरे बारे में। चलिए अब जीएस 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। ये कोर सोर्स है जो आपको मेनली फॉलो करना है। ये आपका सबसे जरूरी सोर्स रहेगा। इसी से आपका बेसिक्स बिल्ड होगा, आपका जो फाउंडेशन है सब कुछ इसी से बिल्ड होगा, और इसी से आप अच्छे अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। अगर आप कोर सोर्स को अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आप मेंस के अंदर अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। साथ ही साथ प्री के भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन कोर सोर्स से ही होगी। और अगर कोर सोर्स आप पढ़ के नहीं समझ पाते तभी सिर्फ आपको बेसिक सोर्स की तरफ जाना है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि आप पहले स्टार्ट करोगे कोर सोर्स से। जैसे ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आप कोर सोर्स को उठाओगे, रीड करोगे, उस पर 2-3 चैप्टर्स पढ़ोगे, उसको अच्छे से उसका टाइम दोगे। अगर टाइम देने के बाद आपको लग रहा है कि कोर सोर्स को आप सही से समझ नहीं पा रहे हो, यानी इस किताब को पढ़ के आपको सही से समझ में नहीं आ रहा, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लैंग्वेज, या फिर आपको ओवरऑल सब्जेक्ट ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तब आप क्या करोगे? पहले आप बेसिक सोर्स को पढ़ोगे और बेसिक सोर्स को खत्म करने के बाद आप कोर सोर्स में जंप करोगे। अगर आप डायरेक्टली कोर सोर्स को समझ पाते हो तो बेसिक सोर्स को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, कोई इससे नुकसान नहीं होगा। ये मेथड ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने कंप्लीट सारे बुक्स को, सोर्सेज को पढ़ा है, और सारे टॉपर्स को कंपाइल करके, आप जो ढूंढने में टाइम लगाओगे, 8-10 टॉपर्स के वीडियोस वगैरह देखोगे, सब देख करके मैंने पढ़ा है। 1 साल पढ़ा है, तैयारी किया है, प्री क्वालिफाई किया है, मेंस देने का हालांकि मुझे मौका नहीं मिला। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ही सकते हो। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें स्पेक्ट्रम की बुक सबसे बेस्ट लगी मुझे। एक तरह से आप बोल सकते हो कि काफी एग्जाम ओरिएंटेड है यूपीएससी को लेकर के, और फालतू का तामझाम इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं गया है। जो मेजर सोर्सेस हैं, जो मेजर बुक्स है, उससे उठा करके इसमें उसको एज अ सोर्स यूज किया गया है। इवन आपको बहुत जगह पे कोट किया हुआ भी मिलेगा। तो जो बड़े बड़े बुक है पुराने टाइम में जो यूज किए जाते थे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो आपको यहाँ पे उसका एक समराइज वर्जन और काफ़ी अच्छे से इसको कंपाइल किया गया है। हर चैप्टर के बाद आपको एक समरी मिलेगी जो कि बहुत बेहतरीन होती है। तो समरी से भी आप काफ़ी सारे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसमें कोई बेसिक सोर्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है। आप इसको इजीली समझ सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा आपके ऊपर लैंग्वेज कमांड है तो आप इसको समझ सकते हो। तो स्पेक्ट्रम की तरफ आप जा सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मेडिएवल के लिए आप क्लास 11th की एनसीईआरटी का यूज़ कर सकते हो। एंशिएंट के लिए भी आप वही यूज़ कर सकते हो। देखो, मेडिएवल और एंशिएंट का सीन ये है कि इसके अंदर प्री के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े कम आते हैं, प्लस जो क्वेश्चंस आते हैं वो हिट एंड मिस टाइप के होते हैं। तो आप ज़्यादा इसके अंदर टाइम नहीं स्पेंड करोगे। 11th एनसीईआरटी को पढ़ के नोट्स बनाकर आप ये मान करके चलोगे कि आपका ठीक ठाक तैयारी हो गया है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी उल्टे सीधे सवाल भी आ जाते हैं प्री के अंदर, तो जो काफ़ी अजीब अजीब सोर्सेज से पूछे जाते हैं। तो अब एक एक चीज़ के पीछे आपको भागना नहीं है, इसका वेटेज उतना ज़्यादा होता नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की, यानी कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद का जो हिस्ट्री है अभी तक का, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स जो है वो है प्रधानमंत्री की टीवी सीरीज, जो एबीपी पे आती थी पहले। बहुत काफ़ी पुराना है लेकिन अभी भी ये काफ़ी रिलेवेंट है। देखो, प्रधानमंत्री टीवी सीरीज का सबसे फायदा ये है कि जब भी आपका फ्री टाइम मिले, इसको आपको नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आप इसको देख देख के नोट्स बनाना है। आपको जब भी फ्री टाइम मिले, जब आपको थोड़ा सा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ टीवी सीरीज वगैरह देखने का मन कर रहा है, तो आप प्रधानमंत्री टीवी सीरीज देख सकते हो। फायदा क्या है कि इसमें विजुअली आपको चीजें समझाई जाती है। जब विजुअली आप चीजों को देखोगे कि नेहरू जी ये बोल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बोला, ये किया, उनके जब आप चेहरों को देखोगे तो आपको अंदर विजुअली चीजें, बहुत सारी चीजें फिट बैठ जाएंगी। तो आपको बहुत इसमें फायदा मिलने वाला है। नोट्स मेकिंग इतना आपको करने का जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आप साथ में अगर कोई गुड किसी भी अच्छे कोचिंग के शॉर्ट नोट्स को पकड़ लेते हो तो काफी अच्छे से आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर हो जाएगा। इसके अंदर सवाल भी उतने ज्यादा नहीं आते हैं। हार्डली आपके 1-2 क्वेश्चन बनेंगे मेंस के अंदर, और प्री में लगभग कोई सवाल नहीं आता। एक सवाल अगर आ गया तो आ गया, वो अलग बात है एक्सेप्शनली। तो इसीलिए ज़्यादा इसमें एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। जब भी आप खाना वगैरह खा रहे हो, बीच में लंच डिनर ले रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ देखने का मन करता है तो प्रधानमंत्री टीवी सीरीज देख सकते हो। काफ़ी एंटरटेनिंग है ये। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है इंडिया के पॉलिटिक्स में, तो आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो आप इसको देख करके समझ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छे ढंग से इसको प्रोड्यूस किया गया है। आज भी ये एक मास्टरपीस है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप इन दोनों में से किसी एक सोर्स को ही पकड़ना, दोनों को पकड़ने की जरूरत नहीं। आर्ट एंड कल्चर भी काफ़ी वास्ट सिलेबस है और इसमें भी
थोड़े हिट एंड मिस वाले केस ही रहते हैं। तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि एनसीईआरटी की 11th की आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है उसको पढ़ोगे और उससे नोट्स मेकिंग करोगे। अदरवाइज आप नितिन सिंघानिया सर की जो नोट्स है, बुक नहीं नोट्स, उसको भी फॉलो कर सकते हो, वो भी अच्छी है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी एक को आप चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 2 अलग अलग सोर्सेस में से एक चुनना है, बाकी मैं आपको डेफिनेट बता सकता हूँ कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब देखो, सोसाइटी के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आप करंट अफेयर्स से कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे होगे, यानी इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे, तो उसके अंदर जो पॉवर्टी वाला सेक्शन आएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्शन आएगा, उसके बाद आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर वुमेन वाले जो सेक्शंस पढ़ोगे, तो उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगी सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको स्पेशल कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा आप इसमें नंबर ला सकते हो, उठा सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे। ये बहुत ही अच्छी किताब है। थोड़ा सा इसके अंदर लैंग्वेज जो एनसीईआरटी वाला टिपिकल लैंग्वेज होता है उस तरह का लैंग्वेज नहीं है, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप इजीली इसको समझ सकते हो। साथ में आपको एक एटलस लगाना है और यहाँ पर एक बेसिक सोर्स आ गया। अगर मान लो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हो, आपको चीज़ें एकदम भी पल्ले नहीं पड़ रही, पढ़ के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तब आप क्या करोगे कि 9th और 10th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना। बट इसके नोट्स मेकिंग आप मत करना। 9th और 10th की एनसीईआरटी से सिर्फ अपने बेस को बनाना और उसके बाद 11th में आना, तब शायद आपको समझ में आए। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 11th और 12th का, तब आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। यानी तब के केस में क्या होगा कि आपकी ज्योग्राफी में आपको कुछ भी याद नहीं है अपने स्कूल टाइम का, तब आपको 6 से स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज 6 से स्टार्ट मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करो, सीधा 11th और 12th की एनसीईआरटी में जंप करो, समझ में आता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप 9 से स्टार्ट कर सकते हो। एटलस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा रेगुलरली आपको हर दिन 15-20 मिनट, आधा घंटा एटलस को देना ही देना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा। इसमें जीसी लियोन का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके समझ में आया कि उतना वो बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर आपकी मर्जी, आप जीसी लियोन को सिलेक्टिवली पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी मुझे वो उतना फ्रूटफुल नहीं लगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि 11th-12th की एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से करते हो, साथ में एटलस पकड़ते हो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका ज्योग्राफी प्रिपेयर हो जाएगा फॉर बोथ प्री एंड मेंस। आखिरी में हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री वाले टॉपिक्स के ऊपर। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए श्रेयांश कुमार, इनके आप नोट्स को फॉलो कर सकते हो और इंटरनेट की सहायता से बाकी आप छोटा छोटा अपना नोट्स बना सकते हो। इसके अंदर भी सवाल बहुत ज़्यादा आते नहीं है प्री का, तो इसका सिलेबस में ही प्री में नहीं है, तो प्री के लिए आपको टेंशन नहीं लेना वर्ल्ड हिस्ट्री का। और मेंस में थोड़ा बहुत आता है, तो मेंस में आपको छोटा छोटा प्रिपेयर करके जाना है। जो मेजर मेजर इवेंट्स थे, स्पेशली जो वर्ल्ड वॉर वगैरह हो गया, जो रिवॉल्यूशंस वगैरह हुए थे, उनको आप अगर प्रिपेयर करके जाओगे शॉर्ट में, तो मेंस के लिए आपका इनफ तैयारी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं GS2 के बारे में। तो देखो, GS2 में सबसे पहले पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा सोर्स है एम लक्ष्मीकांत। पूरे यूपीएससी का जीएस का जो सिलेबस है उसमें एम लक्ष्मीकांत एकमात्र बुक मुझे लगी जिसके अंदर कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड दिया गया है। सब कुछ, मतलब एक एक चीज एग्जाम ओरिएंटेड आपको दिया गया है एम लक्ष्मीकांत में। इसमें भी कुछ सेलेक्टिव छोटे छोटे चैप्टर से आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आप पूरी बुक को अच्छे से कवर करते हो तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका काफी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसमें भी वही चीज है कि अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे, हालांकि बहुत मतलब आसान है ये बुक, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो इजीली तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। लेकिन आप यही तभी करना जब आपके पास थोड़ा समय हो, अदरवाइज एम लक्ष्मीकांत आप इजीली पहली बार में ही समझ पाओगे। तो आप डायरेक्टली इसको करके और इसको 2-3 बार रीडिंग करके इसके अच्छे से नोट्स बनाओगे, या फिर साइड में अगर जो कॉपी बुक के साइड में अगर आप लिख के रखोगे तो बहुत आपका बेनिफिशियल रहने वाला है फॉर बोथ प्री एंड मेंस। गवर्नेंस के लिए सेकंड एआरसी की जो समरी है उसको आप सेलेक्टिवली रीड करोगे, टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के, जो आपके सिलेबस से मैच कर करके पढ़ोगे तो बहुत फायदा होगा। सेकंड एआरसी को अगर आप कोट करते हो अपने आंसर्स के अंदर तो बहुत फायदा आपका होने वाला है, आपको नंबर भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टॉपिक्स को आप गूगल करके साइड में यूपीएससी लिख के सर्च करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। और करंट में जो चीज़ें चल रही है, अब देखो सीए का मतलब करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आप जो भी सोर्स पकड़ते हो, अगर आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे हो मंथली वाली, या फिर अगर आप पीटी 365 कर रहे हो, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हो, जहाँ से भी आप कर रहे हो, गवर्नेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उसको थोड़ा आप टच में रहोगे उसके, और उसको आप एग्जाम्स में एज एन एग्जाम्पल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीटली आप करंट अफेयर्स पे रिलाई कर सकते हो, मोर देन इनफ रहता है। स्पेशली अगर आप कोई मैगजीन वगैरह पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैगजीन में क्या होगा कि आपको बहुत सारा बैकग्राउंड भी देखने के लिए मिलता है किसी भी न्यूज़ का। मान लो कि अगर अभी इंडिया रशिया के रिलेशंस के ऊपर कोई न्यूज़ आता है तो उसका काफ़ी बैकग्राउंड आपको मिलेगा कि इंडिया रशिया के रिलेशंस में ये चीज़ें हुई हैं, शॉर्ट में आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हो तो उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर आप न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाओगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस आपके ठीक ठाक एक साल में कवर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। बाकी के जो मिसलेनियस टॉपिक्स बच गए GS2 में, यानी ग्रोथ रिलेटेड जो टॉपिक्स है, स्कीम्स वगैरह जो गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी आप करंट अफेयर्स जिस भी सोर्स से फॉलो कर रहे हो वहां से फॉलो करोगे, और किसी भी अच्छे कोचिंग के नोट्स आप टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स देखोगे। किसी अच्छे कोचिंग के होना चाहिए, फेमस कोचिंग के होना चाहिए। ये आपको कहाँ से जुगाड़ करना है नोट्स ये तो आपको पता होगा, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला।
हाँ, बुक के जो लिंक्स वगैरह हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से अगर आपको बुक्स लेने होंगे तो आप ले सकते हो, जाके चेक कर सकते हो, प्राइस वगैरह सब कुछ वहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। GS3 में अब आते हैं, तो GS3 में देखो पहला सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, काफ़ी बड़ा वेटेज होता है इस सब्जेक्ट का और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो इसमें देखो आपको मृणाल सर के जो हैंडआउट्स वो देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो हैंडआउट्स को बनाते हैं, बीच में मीम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है वो पढ़ने के लिए भी। और अगर आप उसको सही से पढ़ के जाते हो सेलेक्टिवली, लेकिन रीड करना है, एक एक चीज़ आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी, क्योंकि दिक्कत क्या है कि उसके अंदर वो करंट अफेयर्स भी करवाते हैं। ये दिक्कत नहीं है एक्चुअल में, तो अब उनका फर्ज बनता है, क्योंकि वो अगर सारी चीज़ें नहीं करवाएंगे तो आप तो उनको जाकर के गालियाँ दोगे ना कि आपने तो सब ये करंट अफेयर्स छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, वैसा छोड़ दिया। बट आप तो करंट अफेयर्स अलग से प्रिपेयर कर रहे होगे, तो करंट अफेयर्स वाले पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है। तो इसको सेलेक्टिवली आपको पढ़ना है मृणाल सर के हैंडआउट्स को। साथ ही श्री राम IAS के नोट्स है, उसमें भी कुछ चैप्टर्स ही पढ़ने, पूरे नोट्स को आपको नहीं पढ़ना। कुछ चैप्टर जो शायद आपको मृणाल सर के हैंडआउट्स में उतने नहीं मिले या अच्छे से नहीं मिले, या आपको सिलेक्टिवली होकर के श्री राम IAS के नोट्स से पढ़ना है। साथ ही साथ आप 11th की जो NCERT है इकोनॉमिक्स की, और 12th की NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ोगे। 11th की NCERT चाहे तो फिर भी स्किप कर दो, लेकिन 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही बेहतरीन किताब है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन NCERT से तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट वगैरह यूज़ होता है, जो फॉर्मूलाज हैं थोड़े बहुत, इनसे आपको अपने आप को फैमिलियराइज कर लेना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो दूसरी किताब है वो आप अवॉइड करोगे, उससे रिलेटेड कोई खास सवाल नहीं आते हैं, तो उनको आप अवॉइड करके चलोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी किताब है। साथ ही साथ बजट जो आपका पेश होता है हर साल, आपको पता होगा गवर्नमेंट बजट लेकर के आती है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं पढ़ना, बजट में बहुत ज़्यादा घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इनके जो समरी है, किसी भी मेजर कोचिंग का आप समरी उठाओगे, हार्डली 10-15 पेज का समरी होता है, उसको आप रीड कर जाओगे तो बहुत आपका बेनिफिट हो जाएगा। आप एग्जाम में उसको कोट कर सकते हो एक्सटेंसिवली कि इकोनॉमिक्स एज पर आवर इकोनॉमिक सर्वे ये आप उस तरह से हेडिंग दे करके बहुत आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और हो सकता है कि पीटी में भी आपका थोड़ा मदद हो जाए, प्रीलिम्स में हालांकि मुझे नहीं लगता इस बार तो कोई खास मदद हुआ नहीं, हाँ 1-2 जगह पे मदद हुआ था, तो आप इसके समरी से ही काम चला सकते हो। यहाँ भी वही बेसिक सोर्स है कि अगर आपको मृणाल सर के हैंडआउट समझ में नहीं आ रहे, श्री राम IAS समझ में नहीं आ रहा, 12th की NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही, तब आप 9th और 10th की NCERT पढ़ोगे। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, एकदम बेसिक लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ पर अगर आप नए बच्चे हो जिसको थोड़ा इकोनॉमिक्स में डर वगैरह लगता है, तो अगर आप 9th 10th की NCERT पढ़ोगे ना, आप इकोनॉमिक्स वाली, आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, आपको लगेगा कि क्या बेहतरीन सब्जेक्ट है ये। तो इसलिए आपको बेसिक सोर्स पढ़ना चाहिए अगर आपके पास टाइम होता है और ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आती। अब सोर्स इतना ज़्यादा देख करके आपको घबराना नहीं, मैंने सबको बोला कि आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ में रख करके हमेशा आप पढ़ाई करोगे, पूरा एक एक चीज़ नहीं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स रहेगा वो होगा आपके 12th की बायोलॉजी होगी, 12th बायोलॉजी NCERT, इसके लास्ट के 4 चैप्टर्स है, ठीक है, लास्ट के जो 4 चैप्टर्स है इसमें इकोलॉजी वगैरह कवर किया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। सुनने में लगता है कि 4 चैप्टर होगा तो छोटा होगा, बट इस 4 चैप्टर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का पार्ट कवर किया गया है। तो इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद आप शंकर IAS वाली जो नोट्स है, जो बुक है इन्वायरमेंट की, उसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन सेलेक्टिवली होकर पढ़ना है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकर IAS बुक पूरा पढ़ के भी कुछ क्वेश्चन आपके मिस हो ही जाते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे इधर उधर के सवाल आते हैं, तो स्पेशली जो प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसमें होने की वजह से इन्वायरमेंट से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप करंट अफेयर्स से भी खुद को अपडेट रखोगे। इसमें करंट वाले सवाल भी लिंक होकर के काफ़ी आते हैं, तो इन्वायरमेंट में आप करंट अफेयर्स वाले सोर्स को भी साथ में पकड़ के चलोगे। और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो 12th बायोलॉजी की NCERT के लास्ट 4 चैप्टर से बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेनली आप करंट अफेयर से करोगे, आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं वहाँ से कर सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर नोट्स भी इसके लिए इनफ है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा साइंस में प्रॉब्लम, मतलब अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, अगर मान तो लो आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, या फिर आपने अपनी बैचलर्स की पढ़ाई साइंस से कर रखी है, तो फिर आपको ये वाले 6 से 10th वाली NCERT करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बेसिक्स आपको पता होगा, या फिर इवन आपने अगर SSC वगैरह के एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको ये करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट करंट अफेयर्स बस कवर करके जाओ, मोर देन इनफ होता है। लेकिन अगर आपको साइंस थोड़ा वीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, मान लो मोशन वगैरह ये सब सुन के आपको समझ में नहीं आता कि मोशन, इलेक्ट्रिसिटी फील नहीं आती कि ये सब चीज़ें क्या है, तो फिर आपको 6 से 10th की NCERT साइंस की पढ़नी चाहिए। लेकिन अपना बेस्ट ट्राई करो कि इसको अवॉइड करने का, क्योंकि ये बहुत लंबा फिर आपके पास एक लिस्ट जमा हो जाता है बुक का, क्योंकि छोटे छोटे ही बुक्स है, लेकिन आपको देख के लगता है कि हाँ 5 बड़े बड़े बुक्स मुझे पढ़ने होंगे, तो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। और ये नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हो कि लूसेंट की एक किताब आती है, लूसेंट बुक, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी आप पढ़ सकते हो। ये थोड़े कम टाइम में आपका जो बेसिक्स है वो कवर करवा देगा, और उसके बाद आप करंट अफेयर्स में जंप कर सकते हो। मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर करंट अफेयर्स के ही आते हैं, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, तो वो भी अगर आप करंट अफेयर्स के मैगजीन को ढंग से पढ़ोगे तो उसके अंदर बैकग्राउंड में सारी चीज़ें दे रखी होती है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अपना बेस्ट कोशिश करना कि NCERT वाले झमेले में यहाँ पर आप नहीं पढ़ने जाओ।
एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो आपके ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में आप जाओगे तो एनसीईआरटी के अंदर एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स है, कुछ चैप्टर्स है सॉइल वगैरह के ऊपर, उनको अगर आप कर लेते हो। और इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से ओवरलैप करता है, छोटे छोटे कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर से ओवरलैप करते हैं, एमएसपी वगैरह जो है। तो इन चीज़ों को आप वहीं पे कवर कर सकते हो। साथ में करंट में जो चीज़ें चल रही है, जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं फार्मर्स की मदद के लिए, या ओवरऑल आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाने के लिए, तो उनके ऊपर भी आपको अच्छा कमांड रखना होगा। करंट में जो इवेंट्स चल रहे हैं उनसे आप अपडेट रहोगे, स्पेशली साइंस और टेक्नोलॉजी को आप इससे लिंक करके पढ़ाई करोगे तो बहुत आपका फायदा रहने वाला है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनडीएमए की वेबसाइट बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंटर्स दिए रखे हैं अलग अलग डिजास्टर्स के ऊपर, उसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। और आप सीधे इसको कोड भी कर सकते हो कि एज पर एनडीएमए दिस दिस दिस। आप अगर ऐसे आंसर्स में लिखते हो तो आंसर्स में 4 चांद लग जाएंगे। साथ ही बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में भी दिया रखा है, तो उसके वेबसाइट से आप कवर कर सकते हो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। और साथ ही साथ एक किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स भी पकड़ सकते हो अगर आपको इससे बेनिफिशियल नहीं लगता, मतलब इससे कुछ चीज़ें अगर छूट जाती है तो किसी अच्छे कोचिंग का शॉर्ट नोट्स पकड़ के भी इसका तैयारी ठीक ठाक किया जा सकता है। ऐसे भी प्री मेंस का कुछ खास रोल होता नहीं है, जो भी रोल है वो मेंस में ही है। तो मेन में तो अपना हाथ का कला ही है, जो भी लिखने का कला है उसके ऊपर आपको काम करना है। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, काफ़ी इससे नंबर आप उठा सकते हो मेन्स के अंदर। तो इसके लिए क्या करोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो वेबसाइट है उसके अंदर सेलेक्टिवली आप रीड करोगे। जैसे अगर आपको कोई चीज़ पढ़ना है, मान लो आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में समझना है, तो आप ये मत देखो कि विकीपीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि विकीपीडिया और बाकी सब चीज़ें वो आउटसाइड सोर्सेस है, बट इनसाइड सोर्स है जो आपका गवर्नमेंट है, जिसकी आप मशीनरी के आप हिस्सा बनना चाहते हो, उसका क्या पर्सपेक्टिव है आप ये समझने के लिए आप लिख सकते हो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और स्पेस देके आप लिखोगे एमएचए। ऐसे करके जब आप गूगल करोगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में सारा बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट उसको कैसे टैकल करना चाहती है, कैसे टैकल कर रही है, क्या क्या पॉलिसीज ले रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो अगर आप उस तरह से लिखोगे और आंसर में लिखोगे एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इस तरह से अगर आप कोट करोगे आंसर्स को, तो बहुत ही बेहतरीन आपका आंसर बनेगा और आप भीड़ से थोड़ा अलग हटोगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ आप किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स भी ले सकते हो इस जगह में भी, लेकिन सेलेक्टिवली पढ़ना, हर चीज़ को ज़्यादा डीप में यहाँ घुस नहीं जाना, क्योंकि बहुत लोग को अच्छा लगता है इंटरनल सिक्योरिटी जब आप पढ़ोगे तो काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो बहुत लोग इसमें डीप में घुस जाते हैं। लेकिन हमें पीएचडी नहीं करनी, ये जीएस है, यहाँ पे जनरलिस्ट होकर के पढ़ना है, ऑप्शनल की तरह इसमें घुस के नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ हम सेलेक्टिवली रीड करेंगे। फाइनली जीएस 4 की बात करते हैं। देखो इसके अंदर GS4 और एसए दोनों का मैं बता देता हूँ। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड आपको पता होगा GS4 के पेपर का नाम है। तो इसके अंदर जो थ्योरी और कोट्स वाले जो आपका पार्ट है वो आप न्यूज़पेपर से करोगे, सॉरी वो आप इंटरनेट से करोगे। इंटरनेट से आप थ्योरी और कोट्स को एक एक लाइन आप सारे थ्योरीज का डेफिनेशन निकाल के रख लोगे अपनी लैंग्वेज में, जो आपको सबसे ईजी डेफिनेशंस लगते हैं वो, साथ ही कोर्स वगैरह आप जमा कर लोगे और उसका जो मीनिंग होता है रफली आप समझ लोगे। उसके बाद न्यूज़पेपर की मदद से आप केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स को भी जमा करोगे। न्यूज़पेपर में जो आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ोगे, साल भर जब आप पढ़ोगे तो आपको गुड गवर्नेंस के बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, आपको अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स के एग्जांपल्स मिलेंगे जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो उन एग्जांपल्स को अगर आप कोट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होता है, क्योंकि एथिक्स ये इस तरह का पेपर है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं, आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आएगा ही। आप लिख सकते हो, कंप्लीटली पूरा पेपर लिख सकते हो, बट आप अच्छे आंसर्स कैसे लिखोगे ये इंपॉर्टेंट होता है। और अच्छे आंसर्स के लिए बहुत ही जरूरी होगा कि आप केस स्टडीज डालो, आप एग्जांपल्स का इस्तेमाल करो। जितना ज़्यादा आप एग्जांपल्स दोगे रियल वर्ल्ड से, बड़े बड़े लीडर्स के एग्जांपल दोगे या फिर करंट पे जो एग्जांपल्स चल रहे हैं वो अगर डालोगे तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर बनता है। नंबर इसमें आप काफ़ी ला सकते हो। एथिक्स पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो इसमें आपको इंटरनेट से तैयारी करनी है और न्यूज़पेपर से केस स्टडीज साल भर अगर जमा करके रखोगे तो बहुत फायदा होगा। इसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि कोई भी बुक वगैरह रीडिंग के लिए मत जाना, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसका अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके अंदर लंबे लंबे मोटे मोटे डेफिनेशंस दिए हुए रहते हैं, एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी है। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, इसमें एक पूरा पार्ट ही होता है पेपर का जो कि केस स्टडीज़ के ऊपर होता है। तो आप केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, लिखने की प्रैक्टिस आप इसमें अच्छे से करोगे, बुक्स के पीछे इसमें मत भागना। और ऐसे में फाइनली इंटरनेट से बेसिक तैयारी करो, जो कि आप जीएस के पढ़ोगे उससे ही आपका ऐसे का काफ़ी ज़्यादा आपका कंटेंट आपके पास जमा हो जाएगा। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स अगर आप पढ़ोगे तो इससे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसे सजा के एक बड़ा सा चीज़ लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे आपको लंबा लिखना है। तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आपको पढ़ने चाहिए रेगुलरली मेरे अकॉर्डिंग, तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और बाकी ऐसे इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितनी अच्छी से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा पेपर बनाओगे। इससे भी वंस अगेन बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, बाकी सारे जीएस में जितना नंबर मिलता है ऐसे में आपको उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स लाने की संभावना रहती है। तो ऐसे को और एथिक्स को इग्नोर करके मत चलना, अच्छे से प्रिपेयर करना। आई होप इस वीडियो में सारे सोर्सेस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई सब्जेक्ट, कोई सोर्स, कुछ भी मुझसे मिस हो गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपके फीडबैक के ऊपर हम लोग और टॉपिक्स ला सके, चैनल को इंप्रूव कर सके, वीडियोज़ को इंप्रूव कर सके। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा, इस तरह के और वीडियोज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।